दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन की, जो कि संबंधित आपका यूकेटीपीएससी द्वारा और यूकेटीपीएससी द्वारा यहाँ पर एक विज्ञापन जारी कर दिया गया। जैसे कि उसने एग्जाम कैलेंडर में बताया था कि 8 मई 2026 को आपको जो है पशुधन प्रसार अधिकारी का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और उसी तरह से 8 मई 2026 को ही यहाँ पर जो है पशुधन प्रसार अधिकारी का यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है। और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या इसका जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रहने वाली है, क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है, और कब तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, जैसे कि हमने एग्ज़ाम कैलेंडर में भी बात करी थी। और आज के इस वीडियो में भी हम विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर लेंगे। दोस्तों इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ऐसी सभी अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जो है यूकेटीपीएससी द्वारा यहाँ पर विज्ञापन संख्या 76 यहाँ पर जारी किया गया, और इसमें आपको जो 8 मई 2026 को इसका विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो है आप 13 मई 2026 से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी जो है 2 जून 2026 को रहने वाली है। और इसमें संशोधन की तिथि आपको जो है 5 जून से 7 जून तक यहाँ पर रहेगी। और लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि जो है आपकी कब है, 12 जुलाई 2026 को, यानी अंतिम नहीं है, ये चेंज हो सकती है। तो 12 जुलाई 2026 को इसकी जो है एग्ज़ाम रखे गए हैं। और जैसे कि आपका जो है इसी के साथ साथ में शायद आपका जो है प्रवक्ता बायो का भी एग्ज़ाम है, तो हो सकता है इसकी डेट यहाँ पर चेंज हो जाए। तो ये वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर आई है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना यहाँ पर इसके वेतनमान रहने वाला है, कितने पद यहाँ पर आए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है पशुधन प्रसार अधिकारी के यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए 108 पद हैं, और विभागीय भर्ती के लिए आपका जो है 12 पद यहाँ पर है। तो यानी विभागीय जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए 12 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व है। और 108 पोस्टें जो है यहाँ पर सामान्य है, सामान्य यानी आप लोग कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नए बच्चे, फ्रेशर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसका वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है 35,400 से 1,12,400 तक इसका रहने वाला है। लेवल 6 की यह पोस्ट है। टोटल 120 पद यहाँ पर जो है आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो चयन है वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, यानी आपका ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी पेपर हो सकता है। तो अभी यह फिक्स नहीं है कि पेपर कैसे होगा, तो अधिकतम ये जो है ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। और प्रथम पैरा में दी गई अनंतिम तिथि यहाँ पर विज्ञापन परीक्षा की तिथि संशोधित की जा सकती है। यथा समय आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको मोबाइल नंबर या फ़ोन SMS के द्वारा आपके पास जो है आवेदन पत्र की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप आयोग की साइट पर जाकर जो है आवेदन पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं। पदों का विवरण किस तरीके से रहने वाला है, यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी 120 पद यहाँ पर टोटल है, जिसमें हमने यहाँ पर देखा कि रिक्तियाँ किस तरीके से रहने वाली है। तो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो सामान्य भर्ती है, यानी 108 पदों पर जो भर्ती होनी है, उस 108 में से जो है 21 पोस्टें आपकी जो है कैटेगरी के लिए है, 4 पोस्टें ST के लिए है, ठीक है, 15 पोस्टें OBC की है, और आप जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनके 10 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। और अनारक्षित यानी जनरल के लिए 58 पोस्टें यहाँ पर है। टोटल 108 पोस्टों पर यह विज्ञप्ति जारी होने, जिसमें से 31 पोस्टें महिलाओं के लिए आरक्षित है ना। और स्वयं सेवकों के लिए 1 पोस्ट, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पोस्ट, अनाथ के लिए 5 पोस्ट, और कुशल खिलाड़ियों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर आरक्षित है। और जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए 9 पोस्टें यहाँ पर आरक्षित है, और 4 पोस्टें आपकी जो है दिव्यांग के लिए यहाँ पर आरक्षित है। तो इस तरीके से इसका जो है विवरण रहने वाला है पदों का। और जो विभागीय भर्ती है, विभागीय भर्ती में भी आपका जो है 12 पोस्टें टोटल है, जिसमें से 3 SC के लिए है, ठीक है। ST के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, OBC के लिए 1 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, अनारक्षित 8 पोस्टें हैं, ठीक है। तो ये विभागीय जो पशुपालन विभाग में काम कर रहे होंगे उन कार्मिकों के लिए उनको एक गोल्डन चांस है पशुधन प्रसार अधिकारी बनने का। तो ये पोस्टें उनके लिए यहाँ पर रिजर्व है। तो 120 पोस्टें यहाँ पर टोटल है, जिसमें से 108 जो है आपकी सीधी भर्ती है, और 12 जो पोस्टें हैं आपकी वो आपके लिए जो है कर्मचारियों के लिए यहाँ पर आरक्षित रखी गई है। तो सैलरी वेतनमान हमने जैसे कि बात करी, और आयु सीमा यहाँ पर रहने वाली है 21 से 42 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशदायी पेंशन युक्त पद ये है, ठीक है। आपकी सीधी भर्ती के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, इसके लिए अनिवार्य अर्हता जो है
वो आप किसी भी विश्वविद्यालय यानी मान्यता प्राप्त यानी स्थापित भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका जो है जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में से किसी एक विषय से आपका स्नातक होना चाहिए। आपका बीएससी बायो ग्रुप से आपका होना चाहिए, या कृषि से आपका बीएससी होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, या आपका जो है बीएससी वेटनरी जो होता है पशुपालन, इससे आपका जो है स्नातक यहाँ पर होने वाला है, उनके लिए ये पोस्ट हैं। बाकी इसमें नोट भी लिखा गया है कि अगर आपका जो है सिलेक्शन होता है, आप चयनित हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका नियुक्ति होगी वो आपके जो है 6 माह का प्रशिक्षण होने के बाद आपकी जो है नियुक्ति यहाँ पर होगी। 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सकों चिकित्सालयों यानी जो आपका पशु हॉस्पिटल है वहाँ पर, या पशु चिकित्सा अधिकारी जो है उनके अंडर में आपका जो है यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। उसके बाद आपको जो है नियुक्ति दी जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर नोट पहले ही रख दिया है, और इसके लिए जो भी खर्चा आपका आएगा वो विभाग आपको किसी प्रकार का मानदेय नहीं देगा, कोई वेतन नहीं देगा इस 6 माह के अवधि में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 6 माह तक आपका जो है आपको बिना वेतन के यहाँ पर जो है अपनी ट्रेनिंग लेनी है, अपने खर्चे पर आपको जो है ट्रेनिंग करनी है ना। केवल पशुपालन विभाग कार्मिकों के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या है, उनके लिए आपके सेम क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट आपका जो होना इनका कृषि विषय से इंटरमीडिएट होना चाहिए, या सरकार के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, किसी भी समकक्ष मान्यता प्राप्त है ना। जीव विज्ञान या कृषि विषय उनका जो है इंटर लेवल पर होना चाहिए, तभी वो भी इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और विभाग में आपको जो है कम से कम 5 साल की इनकी निरंतर सेवा होनी चाहिए। बाकी इनके लिए भी वही है, 6 माह का जो है प्रशिक्षण बिना वेतन का रहेगा, ठीक है, अवैतनिक रहेगा, और आपको जो है अपने खर्चे पर ही सारा जो है मेंटेन करना है ट्रेनिंग का। इसमें अधिमान्य अर्हता यानी एक्स्ट्रा जो अगर अधिमान्य अर्हता कहाँ पर यूज़ होती है कि जहाँ पर सेम एज सेम नंबर हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। कि अगर आपके पास जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एनएसएस का प्रमाण पत्र है तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, रिमाउंट वेटनरी या वेटनरी ड्रेसर श्रेणी 1-2 या निरंतर 15 वर्ष की सक्रिय सेवा है तो आपको जो है उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आपको 15 वर्ष की सेवा यहाँ पर है, ठीक है, वेटनरी में। तो इस तरीके से इसकी अधिमान्य अर्हता है, यानी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कि अगर बाई चांस अगर पहली बात तो अगर एज अगर सेम नंबर है तो एज ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर सेम एज है, सेम मार्क्स हैं, तो वहाँ पर आपका जो है इंग्लिश के कैपिटल लेटर या फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर भी अल्फ़ाबेट में आपका जो है वरीयता दी जाती है। अगर इस कंडीशन में फिर आपकी अधिमान्य अर्हताओं को लिया जाता है कि अगर उसके पास एनएसएस या एनसीसी कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो उसको वरीयता यहाँ पर दी जाती है। तो पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है? पेपर का पैटर्न आपका जो है मैंने इससे ऊपर हमने बताया कि आपका जो है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम हो सकता है। उसमें जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, बहुविकल्प रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपका प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रश्न होंगे, यानी जो भी आपकी जो है क्वालिफिकेशन मांगी उसी से ही रिलेटेड आपके पास जो है यहाँ पर रहने वाला है आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम जो रहेगा। दूसरा यहाँ पर सामान्य ओबीसी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 35% न्यूनतम अर्ह अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है यहाँ पर अर्ह माने जाओगे। यानी क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपका जो यहाँ पर रहेगा वो 35% आपका जो है कैटेगरी वालों के लिए, SC/ST वालों के लिए, और 45 मार्क्स जो है आपके किसके होने चाहिए? ओबीसी जनरल वालों के लिए होने चाहिए, है ना। अभ्यर्थी ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में अपनी बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जा सकता है। अगर ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा तो आपकी वहीं पर सबमिट हो जाती है ना। OMR सीट आपको मिलेगी, उनकी 3 प्रतियाँ रहेगी, एक आप कर ले जा सकते हैं। जैसे कि अब आप लोग जो है BSc आप लोगों ने कंप्लीट कर दी तो इसके बीच में आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, किस तरीके से OMR सीट भरी जाती है उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को भरना है। ठीक है, अपना फॉर्म जो है आपको ध्यानपूर्वक से भरना है ताकि उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, आगे भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आपको पैटर्न सारा पता है, 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होता है। अगर आप गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको ऋणात्मक अंक दिया जाता है। ऋणात्मक अंक सभी एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में 1/4 होता है, यानी 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इसमें मेरिट बनती है। ठीक है, आपके मार्क्स कहाँ पर कटना है, ऋणात्मक अंक कहाँ पर मिलना है, तो इस तरीके की पूरी आपको जो है अंक दिया जाता है। अगर आपने कोई वाइटनर यूज़ किया है OMR सीट में या खरोचा है तो उसको अभी आपको ऋणात्मक अंक मिलता है। तो इसलिए आप एग्जाम में जाएँ तो ऐसा ना हो कि आपने गलत कोई क्वेश्चन गलत कर दिया और आप उसको रगड़ने पर लगे, आप उसने खरोच दिया या कटिंग कर दी या आपने वाइटनर लगा दिया, तो वो भी आपका जो है अनअटेम्प्ट में ना मानते हुए वो आपका अटेम्प्ट में माना जाएगा, और अटेम्प्ट में भी आपको उसका ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान यहाँ पर रखना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर आगे हम देखते हैं अधिमान आपकी जो है अर्हता, हमने जैसे कि आपको बताया कि श्रेष्ठता सूची में आपको किस तरीके के, मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि अगर सेम नंबर है तो कनिष्ठ वाले को दिया जाता है, तो ये आपको बता चुका हूँ मैं। आपकी आयु की बात करें तो आपकी आयु जो है 2026 1 जुलाई 2026 तक आपका जो है यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2026 से पहले आपकी जो एज है वो आपके जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 21 से 42 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 तक, है ना। तो ये आपका पास जो है 1 जुलाई 2026 5 से पहले का बाद का इनका जन्म ना हो और 2 जुलाई 1984 से पहले का इनका जन्म ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे पहले तो आप अर्ह माने जाएंगे। तो 42 वर्ष इसमें एज है। बाकी SC ST है तो उसमें 5 वर्ष की और छूट दी, जैसे कि माना कि 42 वर्ष एज है तो 42 5 47 यानी 47 वर्ष वाला भी आपका जो है फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि आरक्षण सिर्फ आपको एक ही चीज़ में मिलेगा, तो आप एज में आरक्षण लोगे या तो सिलेक्शन में चयनित यानी मार्क्स में जो है वो आप आरक्षण लोगे, तो दो में से एक ही चीज़ में मिलता है। आवेदन है तो पात्रता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, सेवायोजन कार्यालय में उसका जो है नाम अंकित होना चाहिए, मूल निवास स्थायी निवास उसका जो है उत्तराखंड का होना चाहिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर आपका नहीं होना चाहिए, तो जो भी क्वालिफिकेशन जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आना चाहिए। आपका 11th 12th आपका जो है 10th 12th ये सारा आपका उत्तराखंड बोर्ड से होनी चाहिए, यानी उत्तराखंड से ही होना चाहिए, उत्तराखंड किसी विद्यालय से, तब चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, तो ये आपका उत्तराखंड से स्थायी मान्यता की होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीयता आपकी जो है भारत की ही होनी चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति आपके जो है किस तरीके से हो कि एक से अधिक का विवाह उसका नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का या महिला का, ठीक है। और अगर उसका पति जीवित है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर, ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, है ना। तो ऐसी महिला भी यहाँ पर जो है वो, यानी जैसे हम कहते हैं ना सौतन, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि दो विवाह नहीं करना है, यानी ऐसा कोई नहीं करना है जिसकी पत्नी पहले से जीवित है और उसे आपने विवाह कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो ये तो खैर अलग चीज़ें हैं, हम अपने वीडियो की तरफ बात करते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में ओलंपिक खेल पदक विजेता है तो उनके लिए किस तरीके से नंबर दिए जाएंगे, अलग अलग लेवल उनको दिया जाएगा। तो विश्व कप, चैंपियनशिप, एशियन कप हो सकता है आपका, कॉमनवेल्थ में आपके कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो, राष्ट्रीय खेल से संबंधित कोई राष्ट्रीय आपके पास कोई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित कोई चैंपियनशिप हो, उसका आपके पास पदक होना चाहिए, है ना। तभी आपको जो है यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा कुछ खिलाड़ी के इसमें, है ना। तो खिलाड़ी का हमने ऊपर देखा है कि खिलाड़ी के लिए अलग से कुछ सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई है खिलाड़ियों के लिए। तो ये किस तरीके से फॉर्म भरना है वो लिखा है। आप शुल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जो शुल्क है वो कैसे लिया जाएगा, तो जो अनरिजर्व है उनको 300 रुपये फीस यहाँ पर है, और SC ST EWS वाले जो हैं उनको 150 रुपये फीस यहाँ पर है, दिव्यांग हैं उनके लिए भी 150 रुपये फीस है, और ऑर्फन जो है उनके लिए, अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर जो है कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व हैं तो आपको 300 रुपये फीस पड़ेगा, SC ST EWS वाले हैं तो आपको 150 रुपये यहाँ पर फीस पड़ेगा, और अगर आप किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 150 रुपये की फीस से यहाँ पर देनी पड़ेगी, है ना। तो आप किसी भी जनरल से हों या कैटेगरी से हों, OBC से हों, आपको 150 रुपये फीस पड़ेगी अगर आप दिव्यांग हैं ना, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगेगा। नेक्स्ट है, आगे हम बात करते हैं। अभी हमारे पास फीस तो ये हो गई, अब हम देखते हैं सिलेबस का, ठीक है। तो पाठ्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है, तो पाठ्यक्रम जो है आपका यहाँ पर इस तरीके से रहेगा कि 100 प्रश्नों की आपकी यहाँ पर संख्या रहेगी, जिसका पूर्णांक 100 नंबर का ही होगा। 2 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है, और यहाँ पर जो है विषय आपका जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन से अब पूछा जाएगा। तो केवल यहाँ पर लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र संबंधी विषय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, तो आपको वही सब्जेक्ट आपका चूज़ करना है। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न इसका रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 30 नंबर का यहाँ पर जो है वो एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट ए। तो आपका यहाँ पर रहने वाला है पार्ट ए, ये आपका 30 नंबर का रहेगा, क्या रहेगा 30 नंबर का। और जो ये पार्ट ए है वो सभी के लिए अनिवार्य है, यानी वो तब चाहे वो कृषि वाला हो, ठीक है, कृषि विषय से स्नातक उसका हो, या पशुपालन विषय से स्नातक उसका हो, या जीव विज्ञान विषय से उसका स्नातक हो। तो ये पार्ट ए जो है वो सभी के लिए अनिवार्य रहने वाला है। इसमें आपके टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं कोशिका जीव विज्ञान से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवित कोशिकाओं का रासायनिक घटक, वर्गीकी हो गया, आपको पुष्प पदों के विभिन्न भागों की रूपरेखा, शारीरिक संरचना ये आपसे पूछी जाएगी, पादप शरीर की क्रिया विज्ञान, ठीक है, पुष्प पादपों का यौन प्रजनन किस तरीके से होता है, प्रदूषण क्या होता है, ये आपका जो है कॉमन
पार्ट यहाँ पर रहने वाला है कि जो कि 30 नंबर का जो है सभी के पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, तब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हो। परंतु जो 70 नंबर का यहाँ पर पेपर रहने वाला है वो 70 नंबर आपका जो है जीव विज्ञान वालों के लिए स्पेसिफिक रहेगा। अगर जीव विज्ञान यानी आपको बीएससी वाला है, ठीक है, नॉर्मल बीएससी बायो ग्रुप से अगर है तो उसको बायो के प्रश्न भी पूछे जाएंगे 70 नंबर का। अगर वो एग्रीकल्चर से उसको कृषि के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर के। अगर वो पशुपालन से है तो आपका पशुपालन से ही संबंधित आपके जो है 70 नंबर पेपर रहेगा। यानी 30 नंबर का पेपर आपका कॉमन रहने वाला है, 70 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो जो आपका जो है लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं बायो ग्रुप से, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है यहाँ पर, और उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दोनों जगह वो अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि वही सेम सब्जेक्ट इनका यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद जो है बी पार्ट है आपका वनस्पति विज्ञान का। तो वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे जीवन की उत्पत्ति, विकास, ठीक है, अनुकूलन, कोशिका विज्ञान, तो अलग अलग यूनिट इसमें है। तो आप ये सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप में हम आपको सिलेबस भेज देंगे, ठीक है। वर्गीकी हो गया, ठीक है, विषाणु, जीवाणु का वक्त, तो जो भी ये बायो के टॉपिक्स हैं ये आप लोग एंजियोस्पर्म, ठीक है, पादप कार्य के, प्रकाश संश्लेषण, अकेले के सूर्य की, ठीक है। तो जूलॉजी, बॉटनी दोनों टॉपिक यहाँ पर जो है दोनों सब्जेक्ट के टॉपिक यहाँ पर कंबाइन कर दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से 70 नंबर का फिर आपका जो है कृषि सब्जेक्ट, अगर जिसका कृषि है या पशुपालन है उसके लिए भाग सी है, तो भाग सी में भी 70 अंकों का रहेगा। तो कृषि और पशुपालन दोनों के लिए सेम यहाँ पर रहने वाले 70 नंबर का। तो ये आपका जो है उनके लिए भी यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया। तो आप इन टॉपिकों को देखकर उनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। रेमेंडल की आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र विपतन, ये आपका बायो में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे भी। तो दोनों यहाँ पर जो है सारे जो है कंबाइंड यहाँ पर सारे टॉपिक हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखो, इंग्लिश में भी आपके पास जो है सिलेबस दिया गया है, हिंदी में भी आपके पास सिलेबस दिया गया है। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में हमारी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम आपको यहाँ पर देने वाले थे। तो आप अच्छे से यहाँ पर तैयारी कीजिए। जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है पशुधन प्रसारी के लिए आप योग्य हैं, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म को ज़रूर भरें। बायो ग्रुप वाले बच्चे ज़रूर फॉर्म भरें, और जिनका लेक्चरर एग्ज़ाम है वो ये ना समझें कि ये दोनों एग्ज़ाम जो है ओवरलैप हो रहे हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये ओवरलैप होते भी हैं, यानी 1-2 दिन का गैप आता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिलेबस आपका रहने वाला है। पार्ट ए बायो ग्रुप वालों के लिए तो पार्ट ए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। उनके पास पार्ट ए भी उन्हीं के सब्जेक्ट का है, और पार्ट बी यानी जो 70 नंबर का, यानी पूरे 100 नंबर का आपके लिए ही पेपर बना है, ठीक है। हाँ, कृषि और पशुपालन वालों के लिए हो सकता है कि पार्ट ए जो है 30 नंबर का है वो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट पड़े, परंतु आपके लिए तो ये सेम सिलेबस रहने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम को फॉर्म भरिए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी दोस्तों को। आप ज़रूर यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, 120 पोस्टें हैं तो 120 लोग यहाँ पर जरूर सिलेक्शन लेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलेंगे आपको नए अपडेट के साथ, नई विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।